हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज रह गया है आपके पास नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। तैयारी बहुत बेहतर कर रहे होंगे आप, इसकी पूरी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब बड़ा सवाल यहाँ इस वक्त ऐसे आता है कि सर 45 डेज रह गए हैं, किस तरह की स्टडी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह का रास्ता अपनाएं हम लोग कि बेहतर रिजल्ट की ओर बढ़ें। क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है तो फिर क्या वो तरीके जिससे सिलेक्शन पाया जा सकता है। तो आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10-11 महीने आपने तैयारी की और अब उसका रिजल्ट आने वाला है। कितने सिंसियर हैं आप, वो डिपेंड करता है कि आप इन 1-2 महीने में कितने सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी लैग कर गए, ड्रॉप आउट कर गए, थोड़ा बैकलैग लग गया तो फिर अब बहुत दिक्कत होगी कवर अप करने में। बिकॉज एक्चुअली अब समय नहीं है आपके पास ऑन द बेसिस कि आप तबीयत खराब कर ले इसी में, या खुद के साथ कुछ ऐसा कर लें कि हमारा समय खराब हो जाए इसमें। तो अभी बिल्कुल फोकस होने के साथ अपने हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ पे पूरा फोकस कीजिए। क्योंकि यही वो समय है कि अब पूरी तैयारी जो अब तक आपने 10-11 महीने में की है उसको एक सेंटर दिया जाए जिससे एक अच्छा आउटपुट आए। अब बच्चों के मन में बहुत सवाल, जो कि बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, व्हाट शुड बी द वे ऑफ रिवीजन। सबसे पहली चीज़ मैं बोलता हूं कि अगर आप एक स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए तो कीजिए, दैट विल बी वेरी बेटर फॉर यू। लेकिन अगर इसको करने में दिक्कत आ रही है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाए, पैनिक ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि रिवीजन कैसे करें फॉर नीट 2024, द बेस्ट वे टू रिवाइज। तो 3 स्टेप में रिवीजन करेंगे हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए। एक में रखिए वो चैप्टर्स, 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में ऐसे चैप्टर्स रखिए जिसको रिवाइज करने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़े। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके बहुत बेहतर होते हैं, उसमें पकड़ आपकी बहुत अच्छी होती है। उन चैप्टर्स को एक कॉलम में रखिए, इजी रिवीजन टॉपिक बना लीजिए और उसी कॉलम में ऐसे चैप्टर्स को रख लीजिए जो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए, 1-2 दिन के अंदर आप रिवीजन करके खत्म कर सकें। विद इन ए वीक आप ऐसे कम से कम 10-12 चैप्टर रिवाइज कर सकें। ऐसे चैप्टर्स, कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं, कुछ बच्चों के मैकेनिक्स क्लियर है, कुछ बच्चों के ऑप्टिक्स क्लियर है, कुछ के मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ऐसे लिस्ट बनाइए, एक में इजी रिवीजन टॉपिक्स रखिए, इजी रिवीजन चैप्टर्स रखिए जिनको आप बड़े आराम से बिना एफर्ट के, बहुत ज़्यादा एफर्ट के रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरा लिस्ट होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ सकती है रिवीजन करने को, जिसमें आप हो सकता है उस दौरान, उस चैप्टर के दौरान आप एब्सेंट रहे हों, उस चैप्टर के दौरान आप बहुत ध्यान न दे पाए हो, घर में कोई दिक्कत आ गई हो। ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो जो एक टफ सेक्शन है, एक इजी सेक्शन है। इजी सेक्शन में जो चैप्टर्स जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा एफर्ट न डालना पड़े, और एक टफ सेक्शन होगा जहाँ पे आप थोड़ा समय लगेगा रिवाइज करने। मैं कह रहा हूँ कि नहीं करना है, लेकिन समय लगेगा करने में। सर ऐसे चैप्टर्स को क्या करें जिसमें समय लगेगा रिवाइज करने में? तो उस चैप्टर्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक जरूर होते हैं जो ज्यादातर सवाल का हिस्सा बनते हैं। मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम में उस चैप्टर के उस टॉपिक से सवाल बनाए जाते हैं। सर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उस पर एक वीडियो बनाना चाहूंगा, समय मिलेगा बनाऊंगा, पर आपको तरीका बता सकता हूं मैं। क्या कीजिए, पीवाईक्यू उठा लीजिए। पीवाईक्यू अगर आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक को उठाएंगे तो आप किसी पीवाईक्यू में देख सकते हैं किसी चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, मतलब उस चैप्टर का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा काम हम करेंगे टफ चैप्टर्स के जो आपको टफ लगते हैं। जो इजी हो तो सब पढ़ेंगे, वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखेंगे। ये एक दूसरा ऑप्शन है टफ चैप्टर्स के लिए कि हम टफ चैप्टर्स के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपके रिवीजन काफी आसान बना देगा, बिकॉज एक प्लान तैयार हो जाएगा, स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। तो स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 2, कब क्या रिवाइज करें, व्हाट शुड बी द रिवीजन अप्रोच, किस तरह रिवाइज करें। रिवीजन किसको करना है, कब को कैसे करना है, वो तो मैंने बताया पहले स्टेप में। अब दूसरा स्टेप है कि कब रिवाइज करें, कब को किसको कैसे रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द वे ऑफ रिवीजन, कि क्या कोई स्टेप्स है? यस स्टेप्स हैं उसके भी। कैसे? पहला, आप 3 तरीके से जा सकते हैं। पहले थ्योरी रिवाइज करूं, फिर फॉर्मूला रिवाइज करूं, एंड देन उसके पास न्यूमेरिकल पीवाईक्यू क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल रिवीजन करूं। थ्योरी में आप नोट्स बनाए होंगे या किसी किताब को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी के दौरान अगर नोट्स थ्योरी में नोट्स में आपके क्वेश्चन भी लगवाए होंगे टॉपिक के जस्ट बाद, उनको पढ़ लीजिए।
फॉर्मूला नोट्स बनाया है तो फिर फॉर्मूले नोट्स पे फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए एंड देन आफ्टर आप न्यूमेरिकल को रिवाइज कीजिए। तो कब क्या रिवाइज करना है, सबसे पहले थ्योरेटिकल रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। अगर थ्योरी के दौरान ही फॉर्मूला कवर हो जा रहा है तो वेरी गुड, एंड द लास्ट मेथड इज न्यूमेरिकल। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी थ्योरी और फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार, तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल रिवीजन की तरफ जा सकते हैं। अब ये कैसे करें सर? तो आप अगर किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हैं, किसी संस्था से जुड़े होंगे, तो वहां आपको शुरुआत से ही फ्रॉम द मंथ ऑफ आई थिंक जुलाई और अगस्त टेस्ट सीरीज के एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे। उसके पेपर अगर आप फाड़ के फेंके नहीं और समोसा नहीं खाएं उसके ऊपर, तो पेपर आपके पास पड़ा होगा, उनके क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि उन पेपर्स में आप कौन कौन से क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स किए, कौन क्वेश्चन गलत हैं, वो ऑलरेडी आप पॉइंट आउट किए होंगे। अगर इतने सिंसियर हैं आप तो किए होंगे। तो उन पेपर्स के थ्रू क्या पढ़ना है, क्या सिली मिस्टेक हुए थे, क्योंकि चैप्टर वाइज हुआ होगा शुरुआत में, तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर पहचान सकते हैं अपने सिली मिस्टेक्स को कि इस चैप्टर का जब टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया, जब इस चैप्टर का टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था तो मैंने ये सिली मिस्टेक किए थे। तो अगर वो पेपर्स रखे हैं तो उसको सॉल्व करना इज द बेस्ट वे। और न्यूमेरिकल मेथड सबसे अच्छा तरीका होता है कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज करने का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा, उसको लगा लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर में क्वेश्चन होते, 12-13 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उसको लगा लीजिए। पीवाईक्यू अपने पास, पीवाईक्यू में क्वेश्चन अगर राउंड ऑफ किए हैं कि ये वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन मुझे टफ लगे थे, गोला बनाए हैं, टिक किए, स्टार बनाए हैं, तो उनको देख लीजिए। तो अगर आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल लग रहा है कि हाँ इसमें बेहतर हो चुका हूं, तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला रिवाइज किए बगैर मत उतरिएगा, क्योंकि फॉर्मूला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें भूले की गुंजाइश है उसे जरूर याद रखिएगा, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो फॉर्मूला रिवीजन जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। थर्ड, फाइनल टचअप। फाइनल टचअप हमारा कैसे होना चाहिए? तो फाइनल टचअप दो ही तरीके से होते हैं। एक, आप होल सिलेबस टेस्ट सीरीज अगर नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिए, या आप होल सिलेबस के सैंपल पेपर की किताब ले लीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और होल सिलेबस का पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 पेपर अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। इतना समय अगर निकाल लिया कि आप एवरी डे होल सिलेबस के 2-3 पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी होल सिलेबस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ये फाइनल टचअप है, इसके थ्रू अपनी तैयारी को पूरी तरह परख सकते हैं और कहाँ कमी है उसको ढूंढ के फिर से अभी इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होल सिलेबस टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, किया हुआ है अच्छी बात है। रेगुलर रहिए, हर एग्जाम दीजिए, नंबर कितना है उसे मतलब नहीं है, हर एक पेपर को दीजिए, उस पेपर को घर आके फिर से सॉल्व कीजिए। तो दीज आर द 3 मेजर स्टेप कि इस 45 डेज में रिवीजन कैसे करें। अब इस 45 दिन को आप 15 दिन में तोड़ सकते हैं, बाकी आप 20, 15, 10 में तोड़ सकते हैं। आप जिस तरह भी इस मेथड को तोड़ना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं, किस स्टेप को कितना समय मुझे देना है। एंड बिलीव मी, दिस विल गिव यू अ गुड रिजल्ट इन नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बाकी कोई भी दिक्कत होगा हम तो यहीं हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।